ये एनिमल किंगडम का नेक्स्ट फाइलम जो कि है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो वर्ड है ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का लफ्ज़ी मतलब है एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स। इन एनिमल्स के अंदर जो टांगे हैं उनके अंदर जॉइंट्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक क्रिकेट है तो इसकी टांग के अंदर यहाँ पे एक जॉइंट है, इसी तरह ये टांग में जॉइंट है, इसी तरह इसके नीचे यहाँ पे भी जॉइंट है। तो इनकी टांगों के अंदर जॉइंट्स होते हैं तो इस वजह से इनको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। लेकिन ये सेगमेंटेशन जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होती। फाइलम एनिलिडा के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, यानी कि बॉडी जो है वो सिमिलर सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और ऑर्गन्स जो है हर सेगमेंट के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं। उसके मुकाबले में ये जो आर्थ्रोपोडा है इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। बॉडी कंपार्टमेंट्स में तो डिवाइडेड है लेकिन हर कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट हैं। हम लोगों ने बात की थी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स नंबर एक तो ये कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और दूसरी बात ये कि ये रिलेटिवली एडवांस्ड हैं। इनके अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के ज़रा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स मौजूद होते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं ये इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। आगे चल के हम देखेंगे। आर्थ्रोपोड जो हैं ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप भी है और सबसे ज़्यादा डाइवर्स भी है, यानी कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ इस ग्रुप के अंदर आती हैं। और उसमें से भी आर्थ्रोपोड्स का एक सब ग्रुप है जो कि है क्लास इंसेक्टा। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइप के जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो ये हैं। तकरीबन 50% जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका 50% जो है वो सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। प्लांट्स और प्रोटिस्टा और बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक तरफ और इंसेक्ट्स जो हैं वो एक तरफ कर दिए जाएं तो इंसेक्ट्स और जो है वो टोटल ऑर्गेनिजम्स का 50% होंगे। तो इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। अब आर्थ्रोपोड्स जो हैं ये इवॉल्व कैसे हुए, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो अगर आप इनका जनरल बॉडी को देखें तो इनके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो एनिलिड से मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे आपको एक नेरीज दिखाया गया है जो हमने लास्ट टाइम एनिलिड्स के अंदर स्टडी किए थे। तो नेरीज की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट से जो है वो पैरापोडिया निकले हुए होते हैं। तो उसी को देखें तो कुछ आपको आर्थ्रोपोड्स ऐसे मिल जाएंगे जिनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट के अंदर मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट से एक एक पेयर निकला हुआ है टांगों का। और वही थोड़ा सा आगे चल के ये आपको लॉबस्टर और वही फॉर्म थोड़ी सी मॉडिफाई होके इंसेक्ट्स वगैरह बन गए हैं। तो सेगमेंटेड बॉडी मौजूद है, बॉडी के बाहर एक क्यूटिकल मौजूद है और अपेंडेजेस काइटिन के बने हुए अपेंडेजेस हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो एनालिट्स से इनकी मिलती हैं। तो उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि आर्थ्रोपोड्स और एनालिट्स का कोई डिस्टेंट पास्ट में बहुत पहले कोई कॉमन एंसेस्टर था और उससे ये दोनों ग्रुप्स इवॉल्व हुए और आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़रा ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। आर्थ्रोपोड्स पाए कहाँ जाते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो हर किस्म के हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लैंड पे पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये चींटी और दूसरे इंसेक्ट्स को आपने अपने घरों में देखा होगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये श्रिम्प है। इसके अलावा लॉबस्टर्स और क्रैब्स वगैरह जो हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विंग्स होते हैं तो वो हवा के अंदर उड़ सकते हैं, जैसा कि ये वास्प या आपने बहुत सारी बीज वगैरह जो हैं वो देखी हुई हैं। अब कुछ हम बात करेंगे आज आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के सेगमेंट्स के हवाले से। तो आर्थ्रोपोड्स हमने बात की कि इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है।
और ये सेगमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये मसलन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट है इसकी बॉडी के अंदर एक ये यहाँ पे हेड है, फिर ये वाला जो सेगमेंट है ये थोरैक्स या इसका सीना है, और फिर सबसे एंड में इसका एब्डोमेन है। तो इसकी बॉडी जो है 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो हेड और थोरैक्स जहाँ पे मिले हुए हैं, तो ये रीजन जो है ये एक थिन और फ्लेक्सिबल सी शीट से एक छोटा सा यहाँ पे जोड़ है और फ्लेक्सिबल पोर्शन है जिसके ज़रिए से ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो जॉइंटेड बॉडी होती है इसके सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और काफ़ी हद तक ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से ये गर्दन या एब्डोमेन वगैरह जो है मूव कर सकती है। फिर इसी तरह इनके जो अपेंडिजेस हैं यानी कि टांगे और बाजू वगैरह, इनके अंदर भी जॉइंट्स होते हैं जैसा कि हमने पहले भी देखा, और यहाँ पे इसके अंदर भी आप इस इंसेक्ट में देख सकते हैं कि ये इसकी टांगों के अंदर जो है यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। फिर इसके अलावा ये जो अपेंडिजेस हैं ये बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस के लिए बने हुए हैं। मसलन ये चीज़ों को काट सकते हैं या टुकड़े कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे इसके जो है मैंडिबल्स जबड़े हैं, जिनके ज़रिए से ये इंसेक्ट जो है एंट जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को काट सकता है। इसके अलावा जहर को इंजेक्ट करने के लिए कई दफ़ा जो है वो स्टिंग वगैरह मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बिच्छू को देखा है तो उसके अंदर या शहद की मक्खी के अंदर स्टिंग करने के लिए ऑर्गन्स बने होते हैं, तो वो भी अपेंडिजेस के कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह फ्लाइट के लिए विंग्स मौजूद हैं, और इसी तरह स्विमिंग के लिए फ्लिपर्स वगैरह बने हुए होते हैं, वो इन्हीं अपेंडिजेस की मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं। बॉडी का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काफ़ी लंबे से वर्म लाइक बॉडी होती है, जैसे ये कनखजूरा है तो ये आप देख सकते हैं। सेंटीपीड ये काफ़ी लंबी सी बॉडी है और सिलिंड्रिकल बॉडी है। उसके मुकाबले में कुछ जो हैं उनकी बॉडी के अंदर ये 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और कुछ के अंदर जो है हेड और थोरैक्स मिल के एक सेगमेंट बना हुआ होता है, और उनकी बॉडी के टोटल 2 सेगमेंट्स होते हैं। तो बॉडी प्लान जो है वो हाईली वेरिएबल है। आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स हैं। तो इनके अंदर भी एक बॉडी कैविटी मौजूद होती है जिसको हम सीलोम कहते हैं, और ये दोनों तरफ से जो है वो बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी मेसोडर्म से लाइंड होती है। लेकिन ये सीलोम जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है, और इसकी ज़्यादातर जगह जो है वो एक और कैविटी ने घेर ली है जिसको हम हीमोसील कहते हैं। और ये हीमोसील जो है, हीम कहते हैं ब्लड को, और सील का लफ्ज़ी मतलब कैविटी होता है। तो हीमोसील का मतलब ब्लड कैविटी है। अब जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती बल्कि एक ब्लड की बड़ी सी कैविटी है, एक बड़ा सा चैम्बर है जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ होता है, और ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम का हिस्सा होती है हीमोसील। और इंसेक्ट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। उसके मुकाबले में खून जो है ये बॉडी कैविटी के अंदर या हीमोसील के अंदर भरा हुआ होता है, और ये जो है तमाम टिश्यूज़ को जो है कॉन्स्टेंटली वो वॉश करता रहता है। और इसके अलावा इनके अंदर जो है एक प्रिमिटिव सा हार्ट होता है, जो यहाँ पे आपको ये हार्ट लेबल्ड नज़र आ रहा है, ये रेड से कलर का एक पंप के तौर पे काम करता है। और ये डोर्सल ब्लड वेसल होती है, तो ये रेड कलर में आपको यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है। तो इस डोर्सल ब्लड वेसल के साथ साथ जो है ये हार्ट जो है ब्लड को ब्लड वेसल में पंप करता है, वहाँ से ये जो ब्लड है वो हीमोसील के अंदर आ जाता है। इनका ब्लड जो है ये कलरलेस होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्योंकि मौजूद नहीं है, तो आमतौर पे ये कलरलेस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिलेटिवली एडवांस्ड है बाकी फाइला की निस्बत, और ये जो है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक तो ये जो शुरू वाली ओपनिंग है ये माउथ कहलाती है जिसके ज़रिए से फूड को खाया जाता है, निगला जाता है। और इसके अलावा ये जो है रियर एंड पे जो ओपनिंग होती है इसको एनस कहते हैं, जहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव किए जाते हैं।
फिर ये जो एलिमेंट्री कैनाल या ट्यूब है, इसके भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। मसलन ये यहाँ पे एक क्रॉप है, जिसका काम फूड को स्टोर करना है। फिर इसके अलावा फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स हैं। फिर उसको वक्ती तौर पे रिमूवल से पहले स्टोर करने के लिए भी उसके कंपोनेंट्स हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके भी जो है सेपरेट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और हर कंपार्टमेंट जो है वो डाइजेशन में एक अलग रोल प्ले करता है। खाते क्या हैं, तो फूड जो है वो कुछ आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, यानी कि वो प्लांट मटेरियल को खाते हैं। कुछ कार्निवोर्स हैं, यानी कि वो गोश्त वगैरह खाते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को या दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। और कुछ ओमनीवोर हैं, यानी कि वो हर किस्म की चीज़ को खा लेते हैं। फिर इनका नर्वस सिस्टम जो है वो भी काफ़ी हद तक एडवांस्ड है, और इनके अंदर एक बाकायदा तौर पर ब्रेन मौजूद है। एक गुच्छा है न्यूरॉन्स का, जिसको हम पेयर्ड गैंग्लिया कहते हैं। और ये यहाँ पे हेड के अंदर जो है ये ब्रेन बनाता है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और इस ब्रेन से फिर वेंट्रल साइड पे, यानी कि पेट वाली सरफेस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नालियाँ निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं, जिसको हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। और ये 2 नालियाँ होती हैं, और ये हर बॉडी के हर सेगमेंट में जाके फिर फर्दर इसमें ब्रांचेस निकलती हैं। तो हर सेगमेंट के अंदर एक गैंग्लियन, एक गुच्छा जो है वो न्यूरॉन्स का, ये नर्व्स बनाती हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के सेंसरी ऑर्गन्स भी आमतौर पे एसोसिएटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे इनके अंदर कंपाउंड आईज अक्सर इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं। मसलन मक्खी की आंख आपने देखी होगी कि काफ़ी बड़ी सी आंख होती है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आंख के ऊपर भी छोटे छोटे हज़ारों की तादाद में लेंसेज होते हैं। और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे से ये लेंसेज जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये हज़ारों लेंसेज़ जो हैं ये हर एक एक कंप्लीट आई है, और ये कंप्लीट इमेज बना के ब्रेन को सिग्नल सेंड करती हैं, और फिर ब्रेन इन सारी आँखों से आने वाली तस्वीरों को जोड़ के एक बहुत ही डिटेल्ड और हाई डेफिनिशन इमेज बना सकता है। इसके अलावा इनके जो है सर के ऊपर आमतौर पे एंटीने मौजूद होते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको एक एंटीना नज़र आ रहा है, तो पेयर्ड एंटीने होते हैं जो केमिकल्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए बने हैं। इसी तरह पाल्प्स होते हैं जो क्या नाम है, टच वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह सेंसिला, ये बॉडी के ऊपर बाज़ दफ़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से कांटे होते हैं, हेयर्स वगैरह होते हैं, जो हवा के अंदर वाइब्रेशंस को या साउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। बाकी जो हमने अब से पहले तक पढ़े हैं उनकी निस्बत सारे जो है इनके अंदर सिस्टम्स बहुत ज़्यादा एडवांस नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म का होता है। अक्सरियत के अंदर जिसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो इंसेक्ट्स में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकिया कहते हैं जी नाली को। तो ट्रेकियल सिस्टम जो है ये बॉडी के अंदर एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है नालियों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में काफ़ी सारी नालियाँ जो हैं वो ब्रांच्ड नालियाँ हैं, और ये पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। तो ये नालियाँ जो हैं ये बॉडी से बाहर ये छोटे-छोटे सुराखों की सूरत में खुलती हैं, और यहाँ पे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं जिनके ज़रिए से हवा जो है इन सुराखों के ज़रिए से इन नालियों के अंदर एंटर होती है, और फिर इन ब्रांचेस से होती हुई बॉडी के तमाम टिश्यूज़ तक जाती है, और वहाँ तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की एक्सचेंज करवाती है। अब ये ट्रेकियल सिस्टम जो है वो गैस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स इनमें से आर्थ्रोपोड्स में से जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद हैं, गलफड़े हैं जिनके ज़रिए से सांस लेते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल स्ट्रक्चर जो स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स वगैरह के अंदर पाया जाता है सांस लेने के लिए, तो इनकी बॉडी के अंदर ट्रेकियल सिस्टम नहीं होता, बल्कि ये यहाँ पे एब्डोमेन के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बुक लंग कहते हैं।
तो ये बुक लंग्स जो है, जिस तरह वो कागज़ की परतें होती हैं आपकी किताब में, तो इसके अंदर ये काफ़ी सारी बड़ी सी परतें होती हैं और इन परतों के साथ हवा जो है वो फ्लो करती है और गैसेस का इनमें एक्सचेंज होता है। तो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस वगैरह जो हैं वो स्पेशली बुक लंग्स के ज़रिए से रेस्पायर करते हैं, जबकि ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रिलेटिवली ज़रा सिंपल सा है, लेकिन बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। ये नालियाँ होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। तो उसके अंदर यहाँ पे एक गुच्छा है छोटी-छोटी सी नालियों का, और ये हीमोसील के अंदर मौजूद होता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को जमा करता रहता है और जमा करके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाल देता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाल देता है। और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स वाइट कलर के यूरिक एसिड के उस फॉर्म में बॉडी के से रिमूव कर दिए जाते हैं। और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के वेस्ट हैं इंसेक्ट्स के अंदर, ये आमतौर पे फीसिस के साथ ही रिमूव किए जाते हैं। एक ही ओपनिंग होती है फीसिस की भी और यूरिनरी सिस्टम की भी। तो उसी के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल्स रिमूव करिए जाते हैं, कोई सेपरेट ओपनिंग नहीं होती। स्केलेटन प्रोबेबली इंसेक्ट्स का जो सबसे एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर है वो उनका स्केलेटन है। अ, ये जो आर्थ्रोपोड्स का स्केलेटन है, ये जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर होता है कि स्केलेटन जो है वो मतलब ऊपर खाल है और उसके अंदर स्केलेटन हड्डियां भरी हुई हैं। तो वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर उस तरह का सिस्टम नहीं है, बल्कि इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो बॉडी के बाहर होता है। इसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर और स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। तो इनका ढांचा जो है वो बॉडी के बाहर मौजूद होता है, बाहर से उसने कवर किया हुआ होता है, एक सख्त खोल चढ़ाया हुआ होता है। तो अ, इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये एक्सोस्केलेटन जो है वो एक पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है जिसको हम काइटिन कहते हैं। और ये काइटिन जो है वो बहुत ही हल्का लेकिन बहुत मजबूत टफ मटेरियल है। ये नॉन लिविंग होता है, यानी कि एक दफ़ा डिपॉजिट कर दिया जाए तो इसके अंदर कोई सेल्स वगैरह मौजूद नहीं है, अलाइव नहीं होता, बल्कि ये डेड पार्ट है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर नेल्स वगैरह जो हैं ये डेड होते हैं, तो इसी तरह ये भी डेड होता है। लेकिन इसके अंदर जो है जगह बनी हुई होती है मसल्स की अटैचमेंट की। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जॉइंट के अक्रॉस मसल्स यहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरह ये मसल्स मौजूद हैं, इसी तरह इस जॉइंट के अंदर भी मसल्स मौजूद हैं। तो ये जॉइंट्स के अंदर जो है मसल्स मौजूद होते हैं पेयर्स की फॉर्म में, और ये लीवर के प्रिंसिपल पे के मुताबिक एक्ट करते हैं और वेट को जो है जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वेट को खींच सकते हैं और उसकी वजह से ये लेग जो है ये मूव कर सकती है। फिर ये जो स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन, इसी ने बहुत सारे पेयर्ड अपेंडेजेस भी बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे रनिंग के लिए लेग्स हैं, स्विमिंग के लिए फ्लिपर्स वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा फ्लाइट के लिए विंग्स वगैरह भी काइटिन के ही बने होते हैं, एक्सोस्केलेटन के बने होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्सोस्केलेटन से बनते हैं। मिसाल के तौर पे जबड़े, जाज़, इसी तरह क्लास यानी कि ये पंजे जो हैं ये भी जो है एक्सोस्केलेटन से बने हैं। इसके अलावा आँखों के लेंसेज़ जो हमने पहले देखा, तो इनकी आँखों के अंदर जो है जो काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में लेंसेज़ हैं, वो भी इसी तरह बिच्छू या शहद की मक्खी का जो स्टिंग होता है, डंग होता है, वो भी एक्सोस्केलेटन का या काइटिन का ही बना हुआ है। अब एक्सोस्केलेटन के साथ एक बहुत टेक्निकल किस्म की प्रॉब्लम ये है कि अगर बॉडी के बाहर स्केलेटन मौजूद होगा और वो सख्त होगा, तो जब इंसेक्ट जो है साइज में छोटा होगा, यंग इंसेक्ट होगा और वो ग्रो करने की कोशिश करेगा, तो वो स्केलेटन जो है उसको ग्रो नहीं करने देगा क्योंकि वो बहुत हार्ड चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम आती है सारे यंग इंसेक्ट्स के अंदर, सारे यंग आर्थ्रोपोड्स में, कि उनको ग्रोथ में रुकावट पैदा होती है। तो उसके लिए फिर ये क्या करते हैं कि ये वक्तन फ़वक्तन जो है अपने स्केलेटन को उतार के फेंक देते हैं और फिर एक नया स्केलेटन जो है अपने नए साइज़ के ग्रो करते हैं। स्केलेटन को उतार देते हैं, उसके बाद ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्केलेटन जो है वो दोबारा आप चढ़ा लेते हैं।
तो ये जिस तरह के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक मोल्ड जो है वो उसने उतार दिया है। ये एक टिड्डा है, तो इसने अपना मोल्ड उतार दिया है और अब ये वेट कर रहा है अपना नया स्केलेटन बनने का। अब जितनी देर तक इनका नया स्केलेटन नहीं बनता उतनी देर तक ये जो है वल्नरेबल होता है, हसास होता है और दूसरे जो प्रेडेटर्स हैं वो इसको तंग कर सकते हैं, इसको आसानी के साथ मार सकते हैं क्योंकि ये स्केलेटन जो है वो डिफेंस करने का काम करता है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा-सा एंट जो है वो इसको काट रहा है क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर कोई स्केलेटन इस वक़्त प्रॉपर हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं है। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है इनका आमतौर पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है और सेक्सेस जो हैं वो आमतौर पे सेपरेट होती हैं यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग-अलग होते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर जो इनके अंदर पाया जाता है इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटा कहते हैं जी चेंज को और मॉर्फ कहते हैं शेप को या शक्ल को। तो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसके दौरान बॉडी की शेप जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में। अब एडल्ट्स जो हैं वो एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और एग जो है स्पर्म्स जो है वो एग की फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके नतीजे में जो बच्चा बनता है, जो लार्वा बनता है, वो एडल्ट से देखने में बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होता है। ना सिर्फ देखने में बल्कि आदात में, खाने-पीने में और हर लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसको हम लार्वा कहते हैं और लार्वा जो है वो कुछ अरसे बाद लार्वे का काम सिर्फ खाना होता है, वो खाता रहता है और कुछ अरसे बाद वो प्यूपा बनाता है। फिर ये प्यूपा जो है ये मतलब एक केस होता है प्रोटीन का बना हुआ खॉल होता है, उसके अंदर ये अपने आप को बंद कर लेता है और फिर इसके अंदर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वहाँ से ये प्यूपा से फिर दोबारा से एडल्ट बन के और बाहर निकल आता है। तो ये शिफ्ट है लाइफ साइकिल के अंदर चेंज आती है और इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और लार्वा जो है वो एडल्ट से डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये बटरफ्लाई है तो इसमें ये कैटरपिलर जो है ये आमतौर पे लीव्स खाता है। उसके मुकाबले में ये जो एडल्ट है वो फ्लावर्स का नेक्टर पीती है जो बटरफ्लाई है। फलों का रस पीती है फूलों का रस पीती है। तो ये जो है इन दोनों के दरमियान बच्चों में और एडल्ट्स में कंपटीशन को रिड्यूस करने का ये एक तरीका है कि दोनों अगर सेम चीज़ खाएँगे तो या तो बच्चे सर्वाइव करेंगे अगर फूड कम हो जाए और या फिर एडल्ट सर्वाइव करेंगे। तो उस कंपटीशन को रिड्यूस करने का एक आसान तरीका ये है कि बच्चे कोई और चीज़ खाएँ और बड़े कोई और चीज़ खाएँ। तो इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी कि ये 4 स्टेजेस एडल्ट एग लार्वा, प्यूपा और एडल्ट वाली 4 स्टेजेस नहीं होती, बल्कि इनके अंदर जो है वो जो बच्चे बनते हैं वो देखने में बिल्कुल एडल्ट जैसे ही होते हैं। इन बच्चों को हम इंस्टार या निम्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्कॉर्पियन आपने देखा हुआ है, तो स्कॉर्पियन के जो बच्चे होते हैं वो भी देखने में बिल्कुल स्कॉर्पियन जैसे होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो छोटे बच्चे हैं स्कॉर्पियन के, इनका सिर्फ कलर थोड़ा-सा डिफरेंट है, बाकी बॉडी की साइज़ और शेप वगैरह और फूड वगैरह जो है, वो इनकी सेम होती है, एडल्ट स्कॉर्पियन जैसी ही होती है। अ अब ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत बड़ा ग्रुप है और इसको हम छोटे-छोटे काफ़ी सारी क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो आपकी बुक में दी हुई हैं और ये 4 क्लासेस हम स्टडी करेंगे। क्लास क्रस्टेशिया है, इंसेक्टा है, एराक्निडा है और मीरियापोडा है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्लास क्रस्टेशिया को और क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। अब ये एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जो हैं ये मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं यानी कि समंदर में भी हो सकते हैं और ये नदी नालों में और झीलों वगैरह के अंदर भी हो सकते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं और इनके अंदर बॉडी के जो पहले 2 सेगमेंट्स हैं, वो दोनों सेगमेंट्स आपस में जॉइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसको हम सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। सेफलॉन का मतलब होता है हेड और थोरैक्स कहते हैं सीने को, तो ये सिर्फ हेड और थोरैक्स आपस में मिलके सेफेलोथोरैक्स बनाते हैं।
फिर ये सेफेलोथोरैक्स के ऊपर जो है ये इसकी बैक साइड पे कमर वाली सरफेस के ऊपर एक बहुत ही हार्ड एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है जिसको हम कैरापेस कहते हैं। और इस कैरापेस के अंदर आमतौर पे साल्ट्स वगैरह डिपॉजिट हुए होते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। इसके अलावा इनके अंदर और भी बहुत सारे अपेंडेजेस हैं। मिसाल के तौर पे फूड को कैप्चर करने के लिए क्लास वगैरह मौजूद हैं। चलने के लिए टांगे हैं इनके पास। स्विमिंग के लिए टांगे जो हैं वो बाज़ दफ़ा फ्लिपर्स में मॉडिफाई होती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं और रिप्रोडक्शन के लिए पाल्प्स वगैरह इनके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो है क्रस्टेशिया के अंदर कॉमन जो इंडिविजुअल्स आते हैं उसमें ये आपके पास क्रैब है, लॉबस्टर्स हैं और प्रान वगैरह हैं, झींगे हैं जिनको आमतौर पे खाया जाता है। इसी तरह कुछ क्रस्टेशिया के 3 और मेंबर्स जो आमतौर पे इतने कॉमनली नोन नहीं होते वो एक ये कॉपीपोड्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसी तरह वाटर फ्ली है, ये भी माइक्रोस्कोपिक होती है। और इसके अलावा ये वुड लाउज या पिल बग आपने कॉमनली देखा होगा कि बाज़ दफ़ा कोई ईंटें वगैरह या लकड़ी के पुराने टुकड़े पड़े हों तो वहाँ पे नमी हो तो वहाँ पे ये आपको नज़र आते हैं। इनके अंदर भी सिलोम जो है वो आमतौर पे रिड्यूस्ड होती है और सिलोम की जगह पे हीमोसील होती है। और इसके अलावा पेयर ऑफ एंटीनी मौजूद होते हैं। दो पेयर ऑफ एंटीनी होते हैं जिस तरह यहाँ पे एक ये बड़ा पेयर है और एक ये छोटा पेयर है। इसके अलावा जो जबड़े होते हैं उनको हम मैंडिबल और मैक्सिली कहते हैं। नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल कहा जाता है और मैंडिबल का एक पेयर होता है। ऊपर वाले जबड़े जो हैं उनके दो पेयर्स होते हैं जिनको हम मैक्सिली कहते हैं। सेक्सेस आमतौर पे सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं। एग्जांपल्स आ जाती हैं क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स जो हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखे। और इसके अलावा डैफनिया या ये वाटर फ्ली है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा साइक्लॉप्स आपको नज़र आ रहा है और ये वुड लाउज या पिलबग है। इसके बाद दूसरी जो बड़ी क्लास है वो क्लास इंसेक्टा है। और क्लास इंसेक्टा जो है वो एनिमल किंगडम की सबसे बड़ा ग्रुप है और ये दुनिया में तकरीबन हर किस्म के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो सोशल होते हैं, यानी कि वो मिल के ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। जैसा कि आपने ये शहद की मक्खियों को या एंट्स वगैरह को देखा होगा, तो वो जो हैं छतों में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और इनके दरमियान जो है काम काज की आपस में डिवीजन होती है और सेपरेट सेपरेट सारे काम करते हैं। इनके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। हेड है, थोरैक्स है और इसके अलावा एक बड़ी सी एब्डोमेन है। थोरैक्स और एब्डोमेन जो है वो फर्दर छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। थोरैक्स जो है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं और हर सेगमेंट से जो है फर्दर एक एक पेयर जो है टांगों का निकलता है, तो 3 पेयर्स होते हैं टांगों के। ये आपको यहाँ पे थोरैक्स नज़र आ रही है, तो ये थोरैक्स जो है इसके 3 ये आपको लोब्स नज़र आ रहे हैं और हर लोब से फिर एक एक टांग जो है वो निकली हुई है। इंसेक्ट्स जो हैं इनके अंदर भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स अपेंडेजेस पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इनके अंदर पेयर ऑफ एंटीनी पाया जाता है। सिंगल पेयर है एंटीने का जो केमिकल्स वगैरह को डिटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा इनके अंदर कंपाउंड आईज मौजूद हैं, जो हमने बात की कि बहुत सारे लेंसेज पे मुश्तमिल आंखें होती हैं। और इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स के अंदर एक पेयर होता है विंग्स का, जैसे ये वास्प्स और हनी बीज के अंदर होता है। और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर 2 पेयर होते हैं जिस तरह ड्रैगन फ्लाई है। इनकी ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसी तरह से वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स भी इनके अंदर मौजूद हैं। सेक्सेस आमतौर पे सेपरेट होती हैं और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होती है। एग्जांपल्स के अंदर ड्रैगन फ्लाई आप लोगों ने देखी हुई है। इसी तरह मॉस्किटोज से आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मच्छर से। इसके अलावा मौथ या पतंगे आपने बरसात के मौसम में देखे होंगे। तितैये या वास्प आपने देखी होगी और लेडी बर्ड बीटल भी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है क्लास एरेक्निडा। और क्लास एरेक्निडा के अंदर जो है बॉडी वो दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है।
एक हेड और थोरैक्स जो है वो आपस में मिलके स्फेलोथोरैक्स बनाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस होते हैं जिनको हम चेलिसरी कहते हैं, और इन चेलिसरी के ऊपर जो है वो पंजे बने हुए होते हैं, क्लास बने हुए होते हैं। इनके अंदर मैंडिबल और मैक्सिली नहीं होते, बल्कि ये जो है जहर वगैरह इंजेक्ट करने के लिए ये जबड़ा बना होता है जिसको हम चेलिसरी कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर माउथ के नज़दीक एक पेयर ऑफ अपेंडेजेस होता है जिसको पेडिपाल्प्स कहते हैं, और ये पेडिपाल्प्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है 4 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद हैं, और इनके अंदर आमतौर पे एंटीनी या जाज वगैरह मौजूद नहीं होते। रेस्पायरेशन के लिए इनके अंदर गिल्स या बुक लंग्स मौजूद होते हैं। अगर पानी के अंदर रह रहे हैं तो गिल्स होंगे, अगर खुश्की खुश्की पर रह रहे हैं तो बुक लंग्स होंगे। एक्सक्रीशन के लिए उसी तरह से माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। इनके अंदर कंपाउंड आइज नहीं होती, बल्कि जो है सिंपल आइज होती हैं, और आमतौर पे इनके अंदर जो है वो 8 आइज मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, और ये 4 छोटी आँखें जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो टोटल जो है इनके अंदर 8 आँखें हैं, और ये सर के आमतौर पे चारों तरफ ये आँखें मौजूद होती हैं, और ये कंपाउंड आइज नहीं है, सिंगल लेंस पे मुश्तमिल आँख है। तो ये जो हैं आमतौर पे ये 8 आँखें जो हैं वो पैनोरामिक व्यू देती हैं स्पाइडर्स वगैरह को, यानी कि ये 360 डिग्री के एंगल पे सर के चारों तरफ जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। सेक्सेस जो हैं वो आमतौर पे सेपरेट होती हैं, मेल फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, ज़्यादातर ओवीपेरस हैं यानी कि अंडे देते हैं, और मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर नहीं होती, बल्कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बच्चे हैं छोटे, वो यंग जो हैं वो एडल्ट जैसे ही नज़र आते हैं, और इनको हम निम्फ या इंस्टार कहते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाती हैं माइट्स। इसके अलावा ये जूं की तरह दिखने वाले टिक्स हैं। ये टिक्स और माइट्स जो हैं ये जानवरों का और बाज़ दफ़ा ह्यूमंस का खून चूसती हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्पाइडर्स आती हैं एरेक्नीडा के अंदर, और इसके अलावा स्कॉर्पियंस जो हैं ये भी एरेक्नीडा के मेंबर हैं। इसके अलावा एक और क्लास है मिरियापोडा। मिरियापोडा का लफ्ज़ी मतलब होता है मैनी लेग्स। मिरिया कहते हैं मैनी को, और पोडा कहते हैं लेग्स को। तो इनके अंदर बहुत सारी लेग्स होती हैं, बॉडी के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट के अंदर से एक पेयर ऑफ लेग्स निकलती हैं। और हेड के ऊपर जो है एक पेयर ऑफ एंटीना होता है, और एक पेयर ऑफ आईज होती हैं, 2 आँखें और 2 एंटीने हैं। और इसकी एग्जांपल है सेंटीपीड या कनखजूरा, और मिलीपीड। मिलीपीड जो है इसके बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट के अंदर बहुत सारी टांगें होती हैं। इकोनॉमिकली इंसेक्ट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पेस्ट के तौर पे कंसीडर की जाती हैं, यानी कि वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। कई स्पीशीज़ जो हैं वो फूड के लिए हमारे साथ compete करती हैं। मिसाल के तौर पे जो फूड हम स्टोर करते हैं उसके अंदर ये इंसेक्ट्स जो हैं उनको डैमेज करते हैं फूड को। इसके अलावा जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं उस घर में बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे कॉकरोचेस हैं या एंट्स वगैरह हैं, तो हम इस चीज़ को आमतौर पे पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक या जो एनिमल्स पेट्स या डोमेस्टिक एनिमल्स हमने पाले हुए हैं उनके ऊपर टिक्स और माइट्स वगैरह जो हैं उनको बीमार करती हैं, उनमें बीमारियां फैलाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और इसके अलावा कई दफ़ा हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करती हैं। मिसाल के तौर पे टर्माइट्स हैं। इसी तरह लोकस्ट वगैरह और दूसरे क्रॉप पेस्ट जो हैं वो हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो फसलें हम लगाते हैं तो उनको ये उनको खा जाते हैं, और उसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे ये गुलाबी सुंडी है जो एक कॉटन के प्लांट को डिस्ट्रॉय करती है। इसी तरह लोकस्ट जो हैं ये आमतौर पे लाखों की तादाद में टिड्डियां जो हैं ये हमलावर होती हैं फसलों के ऊपर, और पूरे पूरे खेत ये दिनों में साफ कर देती हैं। इसी तरह टिक्स और माइट्स जो हैं ये हमारे पेट एनिमल्स के फर के अंदर आमतौर पे छुपे हुए होते हैं, और ये उनका खून चूसते हैं पेट्स का, और बाज़ दफ़ा डिजीज़ भी ट्रांसमिट करते हैं। और इसी तरह ये दीमक वगैरह जो है ये लकड़ी को ख़राब करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं।
मिसाल के तौर पे मॉस्कीटो है तो मॉस्कीटो मलेरिया और डेंगू वगैरह फैलाता है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और इसका लाइफ साइकिल हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोटिस्टा पढ़े थे। इसके अलावा डेंगू का वायरस भी ये मॉस्किटोज की वजह से होता है। इसी तरह फ्लीज हैं, ये जूं की तरह का एक इंसेक्ट है और ये जो है आमतौर पे चूहों का खून चूसता है, लेकिन बाज़ दफ़ा चूहों से इंसानों पे आ जाता है और इंसानों का भी खून चूसना शुरू कर देता है और इसकी वजह से प्लेग या ताउन की वबा फैलती है। और इसी तरह फ्लाइज़ हैं, ये जो आम घरेलू मक्खी होती है, ये आपको पता है कि आमतौर पे हमारे फूड के ऊपर भी मंडलाती रहती है और इसके अलावा इसकी एक बहुत ही ख़राब आदत जो है वो ये है कि ये फ़िशिज़ के ऊपर भी जाके बैठती है। तो कई दफ़ा फ़िशिज़ से जो है कॉलरा या हेपेटाइटिस ए या ई के जो जरासीम हैं, उनको ये फ़िशिज़ से हमारे फूड पे ट्रांसमिट करती है और उसकी वजह से हेपेटाइटिस और कॉलरा फैलता है। इसी तरह सेट्सी फ्लाई है, तो सेट्सी फ्लाई जो है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है, जो ट्राइपैनोसोमा की वजह से होती है। और ये डिज़ीज़ जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये सेट्सी फ्लाई की वजह से होती है। अलबत्ता बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे हनी बी है, तो इससे हमें हनी और वैक्स, मोम और शहद मिलता है। इसी तरह ये सिल्क वर्म है, तो सिल्क वर्म की वजह से हमें रेशम मिलता है, रेशम के कीड़े से। इसी तरह बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो प्रेडेटर्स हैं, शिकारी होती हैं। मिसाल के तौर पे ये लेडी बर्ड बीटल जो है ये एफिड्स वगैरह को और दूसरे पेस्ट्स को खा जाते हैं, उनका शिकार करते हैं और इनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं उनको फ़िश खाती हैं, उनके लार्वी को, और फ़िश को हम खाते हैं तो इनडायरेक्टली ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो स्कैवेंजर्स होती हैं, डेड बॉडीज़ को रिमूव करने का काम और प्लांट मैटर को, वेस्ट प्लांट्स वगैरह को और दूसरी जो है फीसिस वगैरह को रिमूव करने का काम जो है वो ये स्कैवेंजर्स करते हैं। मिसाल के तौर पे ये डंग बीटल जो है ये एलिफेंट के फीसिस को क्लियर करने का काम करते हैं। थैंक यू।